Eagle Coaching Center, an institute of science and commerce. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर कंपनी के ऊपर एक कर्जा होता है, एक लोन होता है। कंपनी को अगर पैसों की जरूरत है तो कंपनी को कहीं ना कहीं सोर्स लेना पड़ेगा उस पैसे को लेने के लिए। अब कंपनी क्या कर सकती है? कुछ तरीकों से फाइनेंस को रेज कर सकती है। पहला तरीका क्या है? कंपनी शेयर इशू कर सकती है, जो कि हमने लास्ट कैपिटल टॉपिक में पढ़ा। शेयर में क्या आपका नेगेटिव पॉइंट होता है कि शेयर इशू करने से ना कंपनी के ओनर्स बढ़ जाते हैं और ओनर बढ़ने की वजह से कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। बिकॉज हर एक का व्यू, हर एक का पर्सपेक्टिव, हर एक का एस्पेक्ट सेम नहीं होता है। तो इसीलिए उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए कंपनी क्या करती है? डिबेंचर इशू करती है। ठीक है, डिबेंचर के केस में क्या होता है? ये भी शेयर की तरह ही होता है कि हर एक डिबेंचर की यूनिट होती है जिसको हम डिबेंचर बोलते हैं। 100 रुपए का एक डिबेंचर या 200 का या 150 का, इस तरीके से। ठीक है, तो डिबेंचर होता क्या है? इट इज एन रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी एक्नॉलेजिंग डेब्ट। एक्नॉलेजिंग डेब्ट का मतलब क्या है कि कंपनी ये श्योर करती है आपके कस्टमर को, डिबेंचर होल्डर को, कि हाँ आपका हमारे ऊपर कर्जा है और हम आपको ब्याज समेत हर साल इतना इंटरेस्ट देंगे और इतना पैसा एक टाइम के बाद हम क्या कर देंगे? आपको वापसी कर देंगे। ठीक है, मोड एंड रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज फिक्स। ठीक है, शेयर्स में क्या होता था? डिविडेंड जो रिटर्न मिलना होता था शेयर पे वो फिक्स नहीं होता था, लेकिन यहां पे जो इंटरेस्ट मिलना होता है डिबेंचर पे वो क्या होता है? फिक्स्ड। पहला डिफरेंस जिस वजह से कंपनी डिबेंचर इशू करने का पॉइंट लेके चलती है। दूसरा, प्रिंसिपल भी फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, कि जब हम रीपे करेंगे तो कितना पैसा पे करना है। मान लो 10,000 डिबेंचर इशू करे, एक डिबेंचर 10 का था, मैं 1 लाख रुपए पे करना है, ये हमारा फिक्स है। या हम चलो प्रीमियम पे भी करेंगे अगर रिडीम तो 1,20,000 करना है, 1,30,000 जो भी कंपनी का हो तो वो हमारा फिक्स होता है। लेकिन शेयर के केस में कभी भी रीपेमेंट फिक्स नहीं होता। पहली बात तो शेयर रिडीमेबल नहीं होते। कई शेयर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेशल रेजोल्यूशन से मेंशन होने के बाद आपके शेयर्स रिडीमेबल हो सकते हैं, लेकिन उसका भी आपका प्रिंसिपल जो अमाउंट होगा वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज स्पेसिफाइड। वही चीज आ गई, इंटरेस्ट का डिबेंचर का रेट स्पेसिफाइड होता है कि 10% डिबेंचर, ठीक है ना, 9% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। तो देखो रेट हमारा क्या होता है गाइस? यहाँ पे फिक्स्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय द वे ऑफ चार्ज एंड एसेट्स। ठीक है, अब डिबेंचर कंपनी के ऊपर लोन है तो डिबेंचर होल्डर, अगर एक बंदा, आप खुद सोचिएगा, अगर एक बंदा डिबेंचर खरीद रहा है तो वो किस व्यू से खरीद रहा होगा? इसी व्यू से कि भाई मेरा पैसा सेफ रहेगा, मुझे तो पैसा मिलना है ही है, भले कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, बिकॉज जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो यहां वाला पॉइंट पढ़ो, डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना है। तो डिबेंचर होल्डर इसी व्यू से डिबेंचर्स को खरीदता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, मुझे तो अपना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या करता है? वो डिबेंचर खरीदा और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब कई बार क्या होता है? डिबेंचर अपने रीपेमेंट को, यानी कि डिबेंचर का पैसा वापसी लेने के तरीके को सिक्योर करने के लिए कुछ एसेट्स पे चार्ज रख दिया जाता है। चार्ज ऑन एसेट का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी के पास इनफ पैसा नहीं रहा डिबेंचर होल्डर को वापसी करने के लिए, तो डिबेंचर होल्डर क्या करेंगे? उस कंपनी के उन एसेट्स को ले जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कंपनी के डिबेंचर खरीदे 10 लाख रुपए के, मैंने कंपनी को 10 लाख रुपए दे दिया। अब जब मुझे पैसा लेना है, कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुझे पैसा दे पाए, तो मैं क्या करूंगा? कंपनी का अगर एक जो हमारे सिक्योर्ड होंगे, मैं कौन से डिबेंचर खरीदूंगा? सिक्योर्ड डिबेंचर, जो कंपनी के एक एसेट्स पे चार्ज होगा। तो जैसे मैंने मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, जिस भी एसेट पे चार्ज होगा वो एसेट में अपने पैसा नहीं मिल रहा तो मैं उन एसेट को उठा लाऊंगा। ठीक है, तो उसका बोलते हैं इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय द वे ऑफ चार्ज ऑन एसेट्स। ठीक है, कि अगर डिबेंचर होल्डर को उनको पैसा वापसी नहीं मिल पाया तो वो कंपनी के एसेट्स को भी एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बॉन्ड। बॉन्ड भी गाइस डिबेंचर की तरह बिल्कुल सेम होता है, ये भी एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट होता है, लेकिन फर्क क्या होता है? डिबेंचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। ठीक है, यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट्स को देखते हुए, अपने अमाउंट रिजर्व्स को देखते हुए हर साल इंटरेस्ट चेंज करती रहती है। ठीक है ना, तो बॉन्ड और डिबेंचर में पहला डिफरेंस क्या हो गया? यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड नहीं रहता है। दूसरी चीज, डिबेंचर कभी भी 0% इंटरेस्ट पे इशू नहीं करे जा सकते। क्या? डिबेंचर
कभी भी 0% इंटरेस्ट पे इशू नहीं करे जा सकते, लेकिन शेयर्स जो होते हैं वो 0% इस पे इशू करे जा सकते हैं, ठीक है ना। वो सॉरी आपका बॉन्ड जो होते हैं, बॉन्ड होता है, बॉन्ड हमारा 0% के इंटरेस्ट रेट पे इशू करा जा सकता है, लेकिन डिबेंचर कभी भी 0% के इंटरेस्ट पे इशू करा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों में। अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ डिबेंचर डिफर फ्रॉम द बॉन्ड, तो क्या है, डिबेंचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, लेकिन बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है, प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। दूसरी चीज, डिबेंचर कभी भी 0% पे इशू नहीं करे जा सकते, लेकिन बॉन्ड 0% पे इशू करे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। अब डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था शेयर्स हम पार पे इशू कर सकते हैं, यानी कि जितने का शेयर था उतने पे इशू कर दिया। शेयर हम प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, जितने का शेयर है उससे ज्यादा पे इशू कर दिया, लेकिन कभी भी शेयर हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते थे। कर सकते थे किस केस में, कि अगर जो हमारा शेयर का पैसा है, क्या कहते हैं, जो हमने शेयर्स को फॉरफीट करा है, अगर हमने शेयर्स को फॉरफीट करा है, उन शेयर्स को मैं री इशू कर रहा हूं तो मैं डिस्काउंट पे कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन वो डिस्काउंट में फॉरफिटेड शेयर से निकाल लेते थे, लेकिन शेयर्स नॉर्मली या फ्रेश इशू कभी डिस्काउंट पे नहीं होता था, लेकिन डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करे जा सकते हैं। ये सब एक एक नंबर के एमसीक्यू थे, इन पे बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़ने से पहले मैं डिबेंचर का मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको बता दूं। मैंने शेयर्स में बताया था, शेयर से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता था, 90%, और डिबेंचर में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 75%। यानी कंपनी जितने के डिबेंचर इशू कर रही है, पब्लिक को कम से कम 75% डिबेंचर तो खरीदने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अगर पब्लिक 75% डिबेंचर खरीद सकती है, पब्लिक ने 75% डिबेंचर के लिए अप्लाई कर दिया है, तो कंपनी अलॉटमेंट आगे करेगी। अगर पब्लिक ने 75% डिबेंचर के लिए अप्लाई नहीं करा है, तो कंपनी अलॉटमेंट को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। और ऐसी चीजों से बचने के लिए एक अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जो मैं आपको शेयर कैपिटल के चैप्टर में बता चुका हूं, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर कौन से होता है गाइस, वही जो मैंने बताया, जो चार्ज ऑफ एसेट्स है सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। अगर डिबेंचर होल्डर को उसका पैसा नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, कंपनी के एसेट्स को एक्वायर कर लेगा। अब इसमें भी सिक्योर्ड डिबेंचर में दो तरह का चार्ज होता है गाइस, एक होता है फिक्स्ड चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज में गाइस क्या डिफरेंस होता है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है। अगर किसी स्पेसिफिक एसेट के अगेंस्ट चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज, और किसी स्पेसिफिक एसेट के अगेंस्ट चार्ज नहीं है तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। मान लो मैंने डिबेंचर होल्डर को श्योरिटी दे दी, सिक्योरिटी दे दी कि अगर आपका डिबेंचर का पैसा नहीं मिला तो हमारी जो कहते हैं कंपनी की लैंड एंड बिल्डिंग है आपके नाम हो जाएगी, आप इसको टेक ओवर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक एसेट है, एक स्पेसिफिक एसेट फिक्स्ड एसेट है, परमानेंट नेचर का है, तो इसको हम कौन सा चार्ज बोलेंगे गाइस, फिक्स्ड चार्ज बोलेंगे। लेकिन जब किसी स्पेसिफिक एसेट के अगेंस्ट चार्ज नहीं होता, डिबेंचर होल्डर जो उसका मतलब है या जो उसकी वैल्यू से एज्यूम करके जो भी एसेट वो टेक ओवर करना चाहता है, तो उसको हम कौन सा बोलते हैं, फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है, यहाँ पे स्पेसिफिक होता है एसेट, यहाँ पे एसेट स्पेसिफिक नहीं होता। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अपोजिट हो जाएगा सिक्योर्ड के। सिक्योर्ड में एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज होता है, लेकिन अनसिक्योर्ड में किसी भी एसेट पे ना तो फिक्स्ड चार्ज होता है और ना ही किसी एसेट पे कौन सा चार्ज होता है, फ्लोटिंग चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे डिबेंचर होल्डर का पैसा आपका कंपनी आपके एसेट्स को बेच के जो रियलाइज होगा उससे करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर्स का कौन से होते हैं, वो डिबेंचर जो कि एक फिक्स टाइम के बाद रिडीम करे जा सकते हैं, यानी कंपनी एक टाइम के बाद जितने टाइम के लिए डिबेंचर को इशू करा है उस टाइम के बाद डिबेंचर पैसा खुद कंपनी डिबेंचर खुद खरीद लेगी। और इररिडीमेबल जो कि डिबेंचर कभी भी कंपनी खुद नहीं खरीदेगी, डिबेंचर होल्डर दूसरे डिबेंचर होल्डर को बेच सकता है, दूसरे पर्सन को बेच सकता है, लेकिन कंपनी नहीं खरीदेगी उससे वापसी। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड और बियरर डिबेंचर कौन से होते हैं, अगर डिबेंचर कंपनी का किसी एक पर्टिकुलर बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड है कंपनी में, तो उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। लेकिन अगर वो किसी बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ हमने इतना दिखा दिया कि हाँ पर्टिकुलर हमने कस्टमर को सेल कर दिया है, कस्टमर कौन है ये नहीं पता, किसी एजेंट के थ्रू सही, किसी ब्रोकर के थ्रू सही, तो उसको हम बोलते हैं बियरर डिबेंचर्स, ठीक है ना। अगर कंपनी में डिबेंचर होल्डर का नेम रजिस्टर्ड है, कोई डिबेंचर उस बंदे के नाम से रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड डिबेंचर हो जाएंगे, और अगर नहीं है किसी ब्रोकर के थ्रू है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बियरर डिबेंचर। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक कूपन रेट और जीरो कूपन रेट। स्पेसिफिक कूपन रेट मतलब एक स्पेसिफाइड इंटरेस्ट होता है, तो नॉर्मल डिबेंचर की तरह ही होता है। जीरो कूपन रेट बॉन्ड की तरह होता है कि हमने कितने परसेंट पे इसका जो रेट होता है इंटरेस्ट कितना होता है, 0%। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब 0% पे कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो वो पैसा कमाती कहां से है, तो क्या होता है, जीरो कूपन डिबेंचर जो होते हैं ना, वो कंपनी नॉर्मली कैसे इशू करती है, आपके डिस्काउंट पे इशू करती है, ठीक है। किस पे इशू करती है, डिस्काउंट पे। और तो फिर डिस्काउंट पे इशू करके और रिडीम किस पे करती है, आपके
आपका प्रीमियम पे वो फेस वैल्यू पे रिडीम कर दिया, तो डिस्काउंट और फेस वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो कंपनी का क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। ठीक है, तो इस वो क्या कहते हैं, उस बंदे की इनकम हो जाती है, कंपनी की तो नहीं, बिकॉज कंपनी को तो पैसा देना ही देना है। फॉर एग्जांपल मान लो 100 रुपए का डिबेंचर था, हमने इशू करा 90 पे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीरो कूपन रेट। हमने कहा हम इस पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन हम डिबेंचर कितने पे इशू करेंगे, 90 पे, तो जिस पर डिबेंचर कितने की इनकम हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर को 10 रुपए की इनकम हो जाएगी, समझे ना। तो जीरो कूपन रेट क्या होता है, जो कि 0% इंटरेस्ट पे इशू करे जाते हैं। फिर आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में क्या होते हैं, देखो जो डिबेंचर तुम शेयर होल्डर्स शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और जो डिबेंचर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, कन्वर्टेबल भी दो तरीके के होते हैं, पार्टली, एक फुली। अगर पूरे डिबेंचर हमने कन्वर्ट कर दिया तो फुली डिबेंचर, और कुछ पार्ट कन्वर्ट कर दिया तो हमने पार्टली डिबेंचर। फिर आता है फर्स्ट और सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर में क्या होता है, जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो डिबेंचर होल्डर का पैसा वापसी करा जाता है। तो जिन डिबेंचर होल्डर का पैसा पहले वापसी करा जाएगा, जिनको एक प्रायोरिटी मिलेगी पे रीपेमेंट की, तो उनको हम बोलते हैं फर्स्ट डिबेंचर, और जिन डिबेंचर होल्डर का पैसा वापसी बाद में करा जाएगा, उनको हम कौन से बोलते हैं गाइस, सेकंड डिबेंचर। ठीक है, सो